हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने अपनी पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था। आज हम डिफरेंट रिएक्शंस के ऑर्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जबकि इंटरमीडिएट सिलेबस में केवल दो ऑर्डर की रिएक्शंस आती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं बात बीएससी की भी करूं तो वहां जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तीनों ऑर्डर्स की रिएक्शनों को, तीनों ऑर्डर्स की रिएक्शंस आती हैं। तो हम लोग तीनों को समझाएंगे, जिससे अगर आप बीएससी के हैं तो आपके सिलेबस से बचकर बाहर ना जाए। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स को समझ लेने में कोई हर्ज नहीं है, बट जब हम बात करेंगे इनके समाकलित समीकरणों की तो वहाँ पर आपको अलग अलग डिसाइड करना है। अगर इंटरमीडिएट के हैं तो आप लोग केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के समाकलित समीकरणों को पढ़ें, और अगर आप बीएससी के हैं तो आप सेकेंड ऑर्डर को भी शामिल कर लें। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग बात करते हैं शून्य और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। क्या बोला मैंने? क्लियर हुआ? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी अभिकारी अणु, जर्नल भाषा में समझे तो A प्लस बी, आगे प्रोडक्ट है, बट इस रिएक्शन में ना तो ये अभिकारी अणु और ना ही ये अभिकारी अणु, कोई भी अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करेगा, तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। इनकी एक खास बात होती है कि ये अभिक्रियाएं किसी न किसी मीडियम या कैटलिस्ट पर डिपेंड करती हैं। अगर उस मीडियम या कैटलिस्ट को हटा दिया जाए तो ये अभिक्रियाएं कभी भी पूर्ण नहीं होंगी। क्लियर हुआ? ये रिएक्शंस में इन अभिकारकों की सांद्रता का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जो अभिक्रिया की दर है वो किसी भी अभिकारी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण की बात कर लें तो देखो H2 प्लस Cl2 2HCl। देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, और ये सनलाइट सूर्य का प्रकाश है। इस अभिक्रिया में अगर सूर्य के प्रकाश को हटा दिया जाए, उसके बाद चाहे मैं हाइड्रोजन की मात्रा को कितना भी बढ़ा दूं, चाहे क्लोरीन की मात्रा को कितना भी बढ़ा दूं, ये अभिक्रिया पूर्ण होने वाली नहीं है। क्लियर हुआ? तो मैंने क्या बोला था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी अभिकारी अणु, चाहे ये हो चाहे ये हो, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता, क्या कहलाती हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं किसी न किसी मीडियम या कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर डिपेंड करती हैं। सेकेंड बात करते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल प्रोसेस 2NH3 आपको पता है ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, और इसमें कैटलिस्ट का कार्य कर रहा है Fe, एमओ प्रमोटर है। अगर इनको हटा दिया जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कभी भी आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। क्लियर हुआ? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। ये रिएक्शन किसी न किसी मीडियम या कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर डिपेंड करती हैं। पहचान भी यही है, अगर अभिकारी अणु गैसियस फॉर्म में आपको दिख रहे हों
और अगर रिएक्शन में किसी मीडियम या कैटालिस्ट का जिक्र है तो मान लीजिए वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि की। कंफर्म हुआ? ओके, तो हम लोग एक बात और कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए फिर समाकलित समीकरण क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था, सॉरी, समाकलित समीकरण का नाम आ गया घातांकीय रूप। तो घातांकीय रूप क्या बताया था, dx अपॉन dt इक्वल टू k। अब यहाँ पर कोई भी अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता, तो आप छोड़ सकते हैं बस इतना ही लिखकर, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 0 b की पावर 0 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्लियर हुआ? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्लियर हो गई, उदाहरण समझ में आए। तो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ध्यान से समझें, अभी आपको ही अगर बताना पड़े, अब क्या होगा कि ये वाला अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगा और ये वाला नहीं करेगा। भाई अभिक्रिया में दो अभिकारी अणु हैं, मतलब आणविकता दो है, लेकिन ये वाला अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं कर रहा है। कौन सा अभिकारी अणु कर रहा है? ये वाला, मतलब एक अभिकारी अणु। जब एक अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगा तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो यही बोला था मैंने कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ भी लेते हैं इसे भी। CH3COO C2H5 नाम होता है एथिल एसीटेट। क्या होता है? एथिल एसीटेट। और आगे लिख दिया है मैंने वाटर H2। ध्यान से देखिए, C2H5OH एक तरफ निकल गया, CH3COOH एक तरफ बच गया। इस अभिक्रिया में केवल एथिल एसीटेट अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है, जल नहीं करता। तो यह अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी? प्रथम कोटि की। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने कैसे बता दिया कि इस अभिक्रिया में जल का अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि वाटर वेरी लोएस्ट, कह सकते हैं कि बहुत कम आयनित होता है, बहुत कम। ये बहुत कम आयोनाइज होता है, इसके लगभग 550 जल के अणु लो, तब जाके कहीं एक जल का अणु टूटता है H पॉजिटिव OH माइनस। 550 में एक, ऐसा नहीं एक अणु लिखा वो टूट गया। भाई अभिक्रिया बनानी है तो लिख दिया है, बट कम से कम 550 में एक टूटेगा। तो मैं 600 ले लूँ, 700 ले लूँ, 200 ले लूँ, कोई फर्क पड़ने का है? मैं 1100 कर दिया जाके तो कितने टूटेंगे? 2। जाहिर सी बात है, तो वही बात होगी, बहुत बड़े में बहुत छोटी सी चीज, ऊंट के मुंह में जिया। क्लियर है ना? जिसकी कोई गिनती नहीं तो इसकी भी कोई गिनती नहीं, अर्थात इसकी मात्रा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगी। इसीलिए अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी? प्रथम कोटि की। क्योंकि अगर आपने ये वाला अणु थोड़ा सा भी घटाया बढ़ाया तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी, अगर बढ़ाया और कम किया तो घट जाएगी। क्लियर हुआ? तो जल का अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में टूटता है। कंफर्म हुआ? तो जल आपको जहां नजर आ जाए, दो अभिक्रियाओं में मैं और भी लिख रहा हूं, अगर आपको अभिक्रिया में जल नजर आ रहा है और एक कोई दूसरा अणु नजर आ रहा है, तो अभिक्रिया मान लेना कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि की, क्योंकि जल अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करेगा। चलिए मैं एक उदाहरण और लिख देता हूँ, ये तो सुना ही होगा। C12H22 11 प्लस H2O डाइल्यूट H2SO4 तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा C6H12O6 C6
H12। अर्थात सुक्रोज के टूटने में जल के अणुओं का कोई विशेष योगदान नहीं है, क्योंकि इसका आयनन बहुत कम मात्रा में होता है, जिस कारण ये दोनों अभिक्रियाएं कौन सी कोटि का उदाहरण है? कोटि के लिए क्लियर हुआ। अगर इन अभिक्रियाओं के लिए हम वही अपना घातांकीय रूप लिखें तो इस बार आप खुद बताएंगे कि इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, इस पर कर रहा है। तो एक अभिकारी अणु मान लिया क्या है? ए। घातांकीय समीकरण क्या हो जाएगा? dx/dt बराबर k a। b का जिक्र होगा ही नहीं। कंफर्म हुआ? चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ये भी करने लगेगा, तो उदाहरण क्या हो जाएगा भैया? परिभाषा बताओगे पहले हमें। परिभाषा ये हो जाएगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारी अणु, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं क्या कहलाती हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सेकेंड ऑर्डर। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और NaOH लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? NaOH। अब भाई आप सभी जानते हैं NaOH एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए वो बहुत कम टूटा। NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत आसानी से टूट जाएगा, तो भैया ये जब आसानी से टूट जाएगा तो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगा। एथिल एसीटेट तो निर्धारण कर ही रहा है, तो दोनों करेंगे, इसीलिए अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो जाएगी? बताओगे मुझे? अभिक्रिया हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर की। कंफर्म? अब इसमें क्या लिखेंगे? dx/dt, दोनों अलग अलग हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कंफर्म हुआ? ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए घातांकीय समीकरण। क्लियर? अगर हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की भी बात करते तो परिभाषा में आप क्या कहते कि वे अभिक्रियाएं जिनमें तीन अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ?